नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। सीए मोदी सरकार ने लागू किया तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो उत्पीड़ित गैर मुसलमान थे, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जो कोई भी थे गैर मुस्लिम, उन सबको भारत की नागरिकता देने की पहल मोदी सरकार ने की, जो गांधी का सपना था, जो नेहरू ने लियाकत के साथ मिलकर के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ इस देश को वचन दिया था। लेकिन वो प्रताड़ित और अपमानित होते रहे। वो तमाम लोग जिनका इस देश पर उतना ही अधिकार था जितना हमारा था, लेकिन जिनने पाकिस्तान मांगा नहीं, लेकिन उनके हिस्से में पाकिस्तान पाया और उसके बाद वो उत्पीड़ित हुए। तो सीए से तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो गया या हो जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज़ादी से पहले वो सनातनी हिंदू दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में बस गया। आज वो भारत से जुड़ना चाहता है, उसे एनआरआई का भी दर्जा नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार से उम्मीद पाले वो लोग दुनिया भर में फैले हुए वो भारतीय हैं जो एनआरआई का दर्जा चाहते हैं, ताकि वो सनातन भारत से जुड़ सकें, अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। अब प्रधानमंत्री मोदी से आस लगाए हुए कौन हैं, इनकी मांग कितनी मजबूत है, इसके क्या मायने हैं, इसे समझेंगे मनोहर जी के साथ। मनोहर जी मूलतः अफगानी हैं, अफगानी हिंदू हैं। हम उन्हीं से समझेंगे। पीछे एक बार उनसे चर्चा हुई थी लेकिन वो जर्मनी में रहते हैं। पिछले 1.5-2 महीने से वो भारत में हैं। और मनोहर जी हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। कैसे हैं मनोहर जी? नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं? थोड़े आवाज़ आप मेरी तरफ थोड़ा तेज कीजिए। आप भारत आए हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल। जर्मनी से आप कब आए? मैं करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए, करीब 9 हफ्ते हो गए मैं जर्मनी में हूँ, सॉरी इंडिया में हूँ। कैसा लग रहा है आपको भारत में? भारत में तो हमेशा की तरह जैसे मैं आता हूँ तो यहाँ से जाने को मन नहीं करता। वहाँ होते हैं तो फिर आने को जी करता है। और भारत हमेशा अच्छा लगने लगा है, खास करके पिछले 10 सालों से तो अच्छा लगने लगा है। अच्छा, आप जर्मनी जैसे विकसित देश में आए और जब आप नोएडा के इस मॉल में पहुंचे तो आप एकदम चकाचौंध हो गए कि इस तरह भारत जो है इतना डेवलप हो चुका है। आप जब हम लोग लंच करने लगे तो आपने कुछ पैसे निकालना चाहा, कैश आपसे नहीं लिया, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पेड ही हो सकता है। फिर हमने अपना मोबाइल निकाला और हमने पेमेंट किया। आप अभी अपने देश में कहते हैं, आपके देश में, जर्मनी में ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी है, सब कुछ है। हाँ। एक अलग सिस्टम से है। ये चीज़ तो ग्लोबल है, हर जगह पे ये चीज़ चल रही है, कहीं पे है कहीं पे। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जिस रफ्तार से पिछले सालों में ये डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, और कैशलेस आ गया है, और बहुत सारे काम ऑनलाइन और इंटरनेट पर होते हैं, तो ये रफ्तार देख के कहीं ना कहीं लगता है कि अब तो यूरोप भी पीछे छूट जाएगा, और छूट रहा है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है आपको कि आपका भारत, अच्छा, भारत से आप लोग कितने सालों से, मतलब जो आप जर्मनी में कितने सालों से हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से तो 40 साल हो गए, और इसी के आसपास हमारी जो अफगान हिंदू सिख कम्युनिटी है, तो 80 के आखिर की दशक में वहाँ से निकलना शुरू हुए। और ये क्योंकि हमारी जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो सीधा उस टॉपिक पर ही आ जाते हैं कि हम जब वहाँ डिस्प्लेस हुए तो हम एक बार नहीं, हम तो हर जनरेशन में डिस्प्लेस होते रहे हैं। जैसे कि देखिए, आपने पहले बताया कि मूल तौर पे मैं अफ़गान हूँ। नहीं, मैं मूल तौर पे अफ़गान नहीं हूँ। मैं अपने आप को भारतीय मानता और समझता हूँ, और इसलिए मैं ये भारत सरकार और भारत के बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आपके ही भाई बहन हैं, जो विभाजन के आसपास के सालों में हम डिस्प्लेस हुए थे, या उससे कुछ साल पहले या उससे कुछ साल बाद। तो वहाँ हमें और कोई चॉइस नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, तो हमारे दादा या परदादा वहाँ पर पहुँच गए किसी तरह। हमारे कुछ रिश्तेदार इंडिया भी आ गए, तो उसके बाद समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, या वैसे हालात नहीं रहे कि हम वापस आ सकें। और उसके बाद जो गतिविधियाँ हुई अफ़गानिस्तान में रहकर भी,
वहाँ से भी डिस्प्लेस हुए। तो ये प्रॉब्लम आया कि तब तक तो चल रहा था, फिर हम तो ये ख्याल आया कि हम कहीं से भी भारत से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या गया है, साथ हमारा क्या बदला है। हमारे कागजात बदले हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स बदले हैं, हमारे स्टेटस बदला है। चाहे हम जर्मनी चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका या कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारे साथ जो गया है वो हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी भाषा, हमारा धर्म, ये तो हमारे साथ है। तो हम भारतीय किस हिसाब से नहीं हो सकते। इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है हमारी अफगान हिंदू सिख कम्युनिटी का, जो विभाजन के समय और उससे पहले के भी कुछ हैं, उसको अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम वो लोग जो इस विभाजन के समय डिस्प्लेस हुए हैं, वो चाहते हैं कि अपने इस अधिकार तक पहुँचें कि उनको मूल रूप से भारतीय माना जाए। और इस हिसाब से हमें जो कार्ड, उसको OIC कार्ड बोलते हैं, वो हमें आसानी से मिलना चाहिए। क्योंकि हम में से अक्सर लोग बाहर रहते हैं, बाहर मुल्कों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। तो अगर हमें OIC कार्ड के थ्रू एज अ भारतीय ओरिजिन माना जाता है, तो हम NRI भी साथ में हो जाएंगे। तो ये इसलिए है कि हमारी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारा धर्म से जुड़ा है। OIC कार्ड क्या है? हाँ, OIC कार्ड वो कार्ड है जो भारतीय मूल के लोग बाहर जाते हैं तो वो विदेशों की नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन वो हैं तो मूल रूप से भारतीय ही। इसीलिए उनको एक कार्ड मिलता है कि वो OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीज़न कार्ड होता है इंडियन का। तो ये इस कार्ड से क्या होता है कि फिर वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो मूल रूप से इंडियन हैं, इसलिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। ये फ़ायदा होता है। अब जैसे NRI हैं, मनोहर जी ये कहना चाह रहे हैं, जैसे NRI हैं, उन्होंने यदि अमेरिका की नागरिकता ले ली, जर्मन की नागरिकता ले ली, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, दुनिया के किसी भी देश की नागरिकता ले ली, वो NRI हैं तो उन्हें भारत के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। और NRI किस तरह से हमारे अर्थतंत्र की एक तरह से बड़ी रीढ़ बने हुए हैं। तो ये जो मूल रूप से जो भारतीय हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं मूल रूप से, लेकिन हमें NRI का भी दर्जा नहीं प्राप्त है, क्योंकि हम आज़ादी से पहले, भारत बनने से पहले आप लोग जो हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में चले गए। अब सरकार से 2 महीने से आप लोगों का जो संगठन बात कर रही है सरकार से, तो मोदी सरकार से उम्मीद क्या है और चाहते क्या हैं आप? हाँ, कितनी बात आपकी सुनी है सरकार ने? सरकार से हम ऐसे है कि 2 हमारे इश्यूज़ हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखना होगा। हमारी मांग पिछले सालों में ये रही है, सबसे पहले तो एक अलग सा प्रॉब्लम है। अलग सा प्रॉब्लम ये है कि हम में से जो अब विदेशों में रह रहे हैं अफ़गान हिंदू सिख कम्युनिटी, हमारे पास सबके पास जर्मन या वहाँ की नागरिकता नहीं है। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनके पास अभी भी अफ़गान पासपोर्ट है। तो अफ़गान पासपोर्ट होने की वजह से जो आजकल अफ़गानिस्तान के सियासी हालात की वजह से वहाँ पे वीज़ा बैन है, नहीं मिल रहा है। तो हमें भी एज अफ़गान हिंदू जो हमारी अलग अलग हमारी ज़रूरतें हैं भारत के, हम भारत से एक तरह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारी जो परिजनों की अस्थियाँ होती है, जब वो स्वर्गवास हो जाते हैं तो वो हमें गंगा में विसर्जन करनी होती हैं। चाहे वहाँ कोई शादी भी होती है, कुछ भी होता है, तो हम यहाँ आके ख़रीदारी करते हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं। तो हमारे आने की कई वजह हैं जो पूरे अफ़गानिस्तान के लोगों पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमारी ज़रूरतें अलग है। तो हम भारत सरकार से यही चाह रहे थे कि हमारे इस छोटी सी माइनॉरिटी को एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा जाए, चाहे फ़िल्टर लगा लें, तो हमें कम से कम इन ज़रूरतों के लिए भारत का वीज़ा तो मिल जाए। भारत का वीज़ा अफ़गान पासपोर्ट रखने वाले अफ़गान हिंदू सिख कम्युनिटी जो बाहर रहते हैं उनसे। अच्छा मनोहर जी, भारत सरकार में किसी ऐसे जिम्मेवार लोगों से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है? सरकार के किसी मंत्री से कहाँ तक आपकी बात पहुँची है? हाँ जी, मैं करीब 1 साल से भी ज़्यादा पहले मैं आया था। हमारे सांसद, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं सर लालवानी सर, शंकर लालवानी जी हमारे सिंधी कम्युनिटी के हैं। वो मुझे विदेश मंत्रालय के
एक उनमें ले गए। उनके जो भारत सरकार के जो अफगानिस्तान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। उन लोगों ने मुझे एक लिस्ट बनाने के लिए कहा और ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहा, और उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए, और रिजेक्ट होने के बाद फिर आप उनकी लिस्ट बनाकर हमें दे दें। तो मैंने वो काम किया और काफ़ी समय से वो अप्लाई भी हमने किया है ऑनलाइन, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। तो हम आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से फिर एक बार यह कहानी करा देते हैं कि आप अफ़गान हिंदू सिख कम्युनिटी जो अपने अफ़गानी पासपोर्टों पर इंडिया के वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस पर थोड़ा विचार करें। बिल्कुल, हाँ, मनोहर जी जर्मनी में हैं और मनीष ठाकुर शो के माध्यम से ही लगभग 4 साल पहले मुझसे जुड़े थे। लगातार इनके फ़ोन आए थे। तो शुरुआत 4.5 साल हमारे शो का हुआ, तो हाँ, लगभग 4.5 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं। जर्मनी से अक्सर ये टेलीफोन पे बात हमसे करते रहते। इनकी डिमांड थी, एक शो में मैंने करीब 4 साल पहले इन्हें जोड़ा भी था और ये बात रखी भी थी। इन्होंने मुझे पहली बार ये जान करके आश्चर्य हुआ कि देखिए, आपने मनोहर जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की। आपने मुझे खाना बदोश समझाया। हम लोग ये समझते हैं आमतौर पे कि खाना शब्द है जो है वो हिंदी शब्द है। आपने बताया ये पश्तो शब्द है, नहीं, फारसी शब्द है। खाना भी फारसी शब्द है और बदोश मतलब जो अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने कंधे पे ढोते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि खाना बदोश लोग हमारे गांव देहात में आमतौर पे मिलते हैं, तो आप लोग मानते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी भी खाना बदोश की तरह ही हो गई है? देखिए ना, अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो जहाँ तक भी जितना भी हमारा भारत पर आक्रमण हुए, आक्रांता आए, तो पहले जद में कौन आया? पहले इंदूज़ वैली, यहाँ इंदूज़ या सिंधु नदी के सामने रहने वाले लोग ही थे जो जद में आते हैं और यही प्रताड़ित होते हैं, और यहाँ से ही हमारे खाना बदोश होने का सिलसिला शुरू होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये है कि खाना एक फ़ारसी शब्द है और दोष पीठ को कहते हैं। जो लोग अपने घर को अपनी पीठ पर लाद के चलते हैं उसको खाना बदोश कहते हैं, ऐसा फ़ारसी में इसका मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ इसी क्षेत्र के लोग ही यहाँ से पलायन करते हैं और जाते हैं। आज आप सोचिए कि वही लोग आज से 700-800 साल पहले पलायन करके गए हैं, वही लोग पूरा एशिया का ये ईरान, इराक, तुर्की, यूनान से लेके बल्गारिया तक, पोलैंड तक पहुँचे हैं। इन लोगों को ये वही लोग हैं जो आज इनके नाम रोमा, सिंती और जिप्सी के नामों से जाने जाते हैं। ये सारे इंदूज़ वैली से पलायन किए हुए लोग हैं जो अब इनके पास न अपनी भाषा रही है, न अपना धर्म रहा है, न संस्कृति रही है। कुछ भाषाएं उनकी हैं जो अभी भी हैं, लेकिन बहुत कम है, और उनको राइट्स भी नहीं मिले क्योंकि ये हमेशा ही एक दूसरे से अलग थे और कम थे, माइनॉरिटी में थे। तो आज तक ये इनके पास कुछ अपनी सभ्यता का रहा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी यही हाल हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो अपनी जनरेशन अभी भी अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को थोड़ा बहुत पकड़े हुए है, ये भी हमारे हाथ से नहीं चले जाए। अगर हमें OCI कार्ड मिलता है तो हम जुड़ जाएंगे अपनी मातृभूमि से, तो हमारे नई जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, यहाँ पे बेस बन जाएगा, आएगी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होगा, तो हम सब साथ में मिल के भी रह सकते हैं। क्यों नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि मनोहर जी सनातनी हिंदू हैं और एक जद्दोजहद, एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो भारत की संस्कृति से वो जुड़े हुए रह सके। ऐसा नहीं कि यदि यहाँ भारत आना जाना इन लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पास तो अफ़गानी वीज़ा है, और अफ़गानी वीज़ा होने के कारण इनका भारत आना मुश्किल होगा, अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशन रहते हैं। और यदि मैं चाहूँगा कि जितने सनातनी हैं यहाँ पर जब ये आए, तो चूँकि ये नॉन वेजिटेरियन ही नहीं है, सिर्फ प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो बड़ी समस्या हुई मुझे इनके लिए लंच की व्यवस्था करने में। और यदि मैं दिखाऊं, जरा पीछे घूमिए, सिखा यदि इनको देख पाएँ आप, जरा पीछे आप अपना सिखा दिखाइए, तो ऐसा लगता है कि आम हिंदुस्तानी जो है वो भी इस रूप में नहीं रहता जितना इन लोगों ने सनातन भारत को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। तो इन लोगों की मांग विशेष रूप से यही है कि भारत के जड़, ये इनका जड़ भारत से है, इनका जड़ सनातन से है। तो ऐसा ना हो कि 7 समंदर पार इन्हें इतनी परेशानी हो जाए कि अपनी जड़ से कट जाए। और सबसे मूल समस्या तो सिंध के साथ है। एक कहावत है कि सिंध के बिना हिंद नहीं।
लेकिन सबसे ज़्यादा भारत विभाजन में यदि कोई संस्कृति नष्ट हुई तो सिंध की नष्ट हुई। सिंध न पाकिस्तान में अपना वजूद बचा पाया है न हिंदुस्तान में। सिंध में के लोग जो थे वो मुसलमान हो गए वहाँ पे, तो निश्चित रूप से यदि इस्लाम कबूल कर लिया तो संस्कृति से भी वो अपने आप को काट लेते हैं मजहबी कट्टरता के कारण। जिस तरह से भारत में वो हैं तो मुसलमान भारतीय, लेकिन वो भारत की संस्कृति से अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं कर सकते। आप भारत की, लेकिन इनका डिमांड है कि हमारा जड़ भारत की से है और इसीलिए हमें एनआरआई का दर्जा कम से कम दिया जाए। हम भारत की नागरिकता नहीं मांग रहे हैं, हम भारत में आके नहीं रहना चाह रहे हैं, हम भारत की जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी फ्रीडम हमें हो कि हम जब चाहें भारत आ सकें, अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। क्यों मनोहर जी, यही बात है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जो कहा यही हम चाहते हैं और इससे हमें हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता बिल्कुल भी बची रहेगी, जिसका हम बहुत ही आदर करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मनोहर जी जैसे हजारों की संख्या में जो दुनिया भर के में रहते हैं लोग, जिन्होंने भारत के विभाजन से पहले जो लोग कहीं दुनिया के अलग अलग कोने में चले गए हैं, उनके लिए अब एनआरआई का दर्जा मुश्किल है और एनआरआई का दर्जा यदि उन्हें नहीं मिलेगा तो भारत आसानी से आ नहीं पाएंगे, अपनी संस्कृति से वो जुड़ नहीं पाएंगे, फिर दुनिया के अलग अलग हिस्से में जो सनातन संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो मिसाल मैंने अभी आपको बताई कि कैसे रोमा और सिंधी और जिप्सी जैसे जो यूरोप तक फैले हुए हैं उनका क्या हालत है, उनके राइट्स बिल्कुल है ही नहीं और कैसे परेशान हैं। तो ये हम बिल्कुल, और दुनिया में अलग अलग देशों में यदि भारत में उपद्रव करके वो कहते हैं कि 57 देश हमारे हैं, तो फिर वो लोग जिनकी संस्कृति, जिनका जड़ भारत से जुड़ा हुआ है, मनोहर जी से लोग सोचिए, ये मूल रूप से कराची के रहने वाले हैं। नहीं, शिकारपुर थे मेरे दादाजी आपके शिकारपुर के थे जो पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में है जो। उसके बाद आप लोग अफगानिस्तान चले गए, उसके बाद वहाँ से आप लोग जर्मनी चले गए जी। लेकिन यहाँ इसीलिए, लेकिन अपने आप को भारतीय मानते हैं और निश्चित रूप से मैं महसूस करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सनातनी हैं ये, इन्होंने साबित कर दिया। मेरे लिए यहाँ भोजन करना आसान था। लोग कहते हैं कि जर्मनी फ्रांस में जब भारतीय जाते हैं तो उनको परेशानी होती है, भारत में इनको परेशानी हो रही थी कि बिना लहसुन प्याज के मैंने लंच नहीं करा पाया, बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इन्होंने ढूंढ लिया इडली खा कर के ही। तो ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को दुनिया के अलग अलग में भारत एक तरह से सनातन के एम्बेसडर के रूप में हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार इनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी और इन्हें एनआरआई का दर्जा मिलेगा। बिल्कुल, हम बहुत ही नम्रता से हम मोदी सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारी इस मुश्किल को, हमारी समस्या को देखें कि एक तरह से हम बेगाने मुल्कों में जाते हैं, अपना मुल्क होते हुए, अपना देश होते हुए भटक रहे हैं। तो कभी न कभी स्थायी तौर पे हमें ये चाहिए कि ये हमारा देश है, हम उससे जुड़े। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि मनोहर जी जैसे हजारों लोग जो सनातन भारत से जुड़े रहना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये वायदा किया, ये वचन दिया है कि दुनिया में कहीं भी जो हिंदू है यदि उत्पीड़ित है तो भारत की नागरिकता पा सकता है। लेकिन ये मनोहर जी जैसे लोग, जिन्हें जो भारत की नागरिकता की डिमांड नहीं करते, वो कहते हैं कम से कम हमें भारत की जड़ से जुड़े रहने दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 5 साल में एक बहुत बड़ी जो ये समस्या है या बहुत बड़ा जो मांग है सनातनी भारतीयों का, जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में है, उनकी मांग को पूरा हो किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ कहना चाह रहे हैं मनोहर जी? हाँ, मैं इस जगह पे ये कहना चाहूँगा कि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, अच्छी बात ही समझते हैं कि यहाँ भी सरकार की और उनकी पॉलिसी के हिसाब से भी कई मुश्किलें होंगी, लेकिन हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें क्या करना है, क्या साबित करना है, हम समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से जुड़े जितने भी विषय हैं वो एक राजनीतिक मसले हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ हमारे समाज की बात कर रहा हूँ, हमारे बच्चे और आने वाली जनरेशन, सभ्यता और अपने संस्कृति और धर्म की बात कर रहा हूँ। तो हमसे जो भी हमें साबित करने के लिए जो भी चाहिए, जो फिल्टर जो भी चाहिए, हमारी कम्युनिटी उसको ज़रूर पूरा करेगी, ताकि आपको साफ़ हो जाए कि हम जो लोग असल में हकदार हैं इस चीज़ का दावा करने के लिए कि
मैं OCI कार्ड चाहता हूँ, ये मेरा अधिकार है, वो साबित करके भी दिखाए, उसके लिए हम बिल्कुल ही सहयोग देंगे। चलिए, तो ये थे मनोहर जी ने अपना पूरा पक्ष रखा। ये जर्मन अफगानी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको जर्मन हिंदुस्तानी माना जाए, और इसी लिहाज से चूँकि ये भारत और कायदे से तो ये माना जाए कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, मूल भारत, वो तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के अफगानिस्तान तक है, और इसीलिए जो कंधार है, बहुत सारे महाभारत का जो बहुत सारा हिस्सा है, जो कहानी महाभारत के जो काव्य से, उसका जड़ अफगानिस्तान में है। जो कंधार है, जो कंधार नरेश शकुनी थे, तो वहाँ से है। तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान सनातन भारत का हिस्सा रहा है, तो वहाँ रहने वाले लोग भी भारत की नागरिकता अपने आप को महसूस कर सकें, भारतीय महसूस कर सकें, अपने कल्चर और संस्कृति से जुड़े रह सकें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। सरकार चाहे तो इस समस्या का समाधान कर सकती है, ताकि वो लोग जो अपने आप को भारत के जड़ में, जो लोग भारत में रह करके भी, भारत का खा करके भी, सुविधाओं का उपभोग करके भी भारतीय कहलाने में, वंदे मातरम कहने में, जय हिंद कहने में जिनको संकोच होता है, दूसरी तरफ वो हैं जो 7 समंदर पार जद्दोजहद करके सनातन संस्कृति और भारत के लिए सोचते हैं। तो सरकार को भी और इस पर भारत की आम जन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि भारत की आम जन यदि चाह ले तो अदालत के फैसले बदलते हैं, तो सरकार के फैसले तो निश्चित रूप से बदलेंगे। ये मुझे लगता है जिस तरह से आम भारतीयों ने CAA के लिए एक जद्दोजहद किया, CAA यदि भारत में रहने वाले एक विशाल भारतीयों ने नहीं चाहा होता तो सरकार ने नहीं चाहा होता। तो इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो NRI का दर्जा ये लोग चाह रहे हैं, वो दर्जा इन्हें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।